हाँ।
Good evening, all of you. Good evening, students. Hello. Okay. I'm audible to all of you. All right. Just a moment. Sir, you are audible. Okay, thanks. Now, welcome back to online class. तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस किया था? किसी को रिमेम्बर है हमने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? पायल? यस सर। हमने लास्ट क्लास में बेटा कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? सर आप म्यूजियम वगैरह के बारे में बता रहे थे, ऑलराइट, जू वगैरह के बारे में भी बताया था, बायोलॉजिकल म्यूजियम के बारे में बताया था। राइट राइट। मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं टैक्सोनॉमी में। उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें म्यूजियम से लेकर जूलॉजिकल पार्क थे और ये सारी चीज़ें थी जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो म्यूजियम, जो बायोलॉजिकल म्यूजियम है वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो डेड होते हैं। हार्बेरियम की बात की थी बेटा मैंने। हार्बेरियम में जो भी कलेक्शन किए जाते हैं वो कैसे प्लांट्स होते हैं? डेड प्लांट्स होते हैं। उनको कलेक्ट करके रखा जाता है फॉर द फर्दर स्टडी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे गार्डन्स होते हैं जिनको हम बॉटेनिकल गार्डन्स कहते हैं। वहाँ पर हम लाइव प्लांट्स को और दूसरे जितनी भी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म से, खास तौर से प्लांट की वैरायटीज का हम स्टडी कर पाते हैं, अध्ययन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया था? देन यस। आफ्टर मैंने आपको कीज के बारे में बताए थे। फिर फ्लोरा किसे कहते हैं? फ्लोरा इज नथिंग बट प्लांट स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको मैनुअल्स के बारे में बताया था, ठीक है। और कैटलॉग के बारे में बताया था। कैटलॉग इज नथिंग बट इट इज अ अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन होती है बुक के अंदर जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स या एनिमल्स का के बारे में रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग वर्ड, ठीक है। हमने सक्सेसफुली, बहुत ही पेशेंस के साथ और समझते हुए हर टॉपिक को कवर किया लिविंग वर्ड में। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज नथिंग बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमने अभी तक लिविंग वर्ड के बारे में स्टडी करी बच्चों, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था पहले। बिकॉज वी वांट टू नो द थिंग्स विच इज फाउंड
जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास पाए जाते हैं उनके बारे में हमें अगर स्टडी करनी है, डिटेल इंफॉर्मेशन रखनी है, तो उनको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे आसपास एनिमल्स भी पाए जाते हैं, प्लांट्स भी पाए जाते हैं, फंगस भी पाए जाते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया जिससे हम आए दिन शिकार होते रहते हैं, यानी वो हमारे लिए पैथोजेंस का रोल प्ले करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं. So this is important to classify and understand the organism. Clear? So let us start. Uh, just a moment. I'm going to share you PPT, है ना, जैसे आप पॉइंट्स को देख भी सकते हैं और उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. दैट इज गुड फॉर यू आल्सो, है ना. जस्ट अ मोमेंट. हम लोग सर किंगडम क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे. सॉरी बेटा, आपकी आवाज बराबर नहीं आई. सर हम बोल रहे थे सर हम लोग किंगडम क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे. हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे. हम पहले ये समझेंगे कि क्लासिफिकेशन किन किन साइंटिस्टों ने कंट्रीब्यूशन दिया और किस तरह से क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया गया. ठीक है ना. तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम धीरे धीरे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो जस्ट अ मोमेंट. हाँ सुंदरम, क्या बोल रहे थे बेटा? सर कुछ नहीं. कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, है ना. ओके सर. Let me enable for sharing the PPT. I'm not unable to share the screen. Ma'am. Unable to share the screen. सर अब ट्राई कीजिए एक बार. अब आपको कोस्ट बना दिया है. All right. Okay. Thanks. Now look at the biological classification. और इसमें जो भी एंशियंट मेथड थे, वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं. तो जस्ट अ मोमेंट, लुक एट दिस स्लाइड. स्लाइड नंबर फर्स्ट. यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा एक एंशियंट फिलोसफर जिनका नाम है एरिस्टोटल. एरिस्टोटल इज द साइंटिस्ट. हालांकि ये फिलोसफर है, इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं. इन्होंने एक फर्स्ट अटेम्प्ट किया था सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए. तो इन्होंने क्लासिफिकेशन इस हिसाब से किया कि सभी एनिमल्स को एक तरफ कर दिया और सभी प्लांट्स को दूसरी तरफ, यानी एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. देन आफ्टर फर्दर उन्होंने एनिमल्स को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड. तो रेड ब्लड में उन्होंने मैमल से लेकर लिजार्ड और बर्ड्स को रखे, और नॉन रेड ब्लड में हार्ड बॉडी यानी जिनकी बॉडी सॉफ्ट नहीं होती उनको रखा, और सॉफ्ट बॉडी में कुछ ऑर्गेनिज्म रखे जैसे सेल है, सेलफिश है, जेलीफिश है. तो इस तरह से एक फर्स्ट काइंड ऑफ, इसे हम कह सकते हैं एक प्रिमिटिव काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया. लेकिन ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे और प्लांट्स थे जिनको कोई जगह ही नहीं मिली. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट बैक्टीरिया को भी कहीं पर कोई जगह नहीं मिली. तो ये प्रिमिटिव कह सकते हैं या ओल्ड टाइप का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं. उसके बाद फर्दर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम आपने पहले भी सुन रखा है. ही इज मोस्ट फेमस इन द टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन.
टैक्सोनॉमी। इनका नाम है करोलस लिनियस साहब। करोलस लिनियस साहब ने भी फर्दर क्लासिफिकेशन तो किया, बट ये भी कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक का प्लांटी कर दिया और दूसरा एनिमलिया। तो जितने भी एनिमल्स थे वो सभी किस पे आ गए बेटा? किंगडम एनिमलिया में। और जितने भी प्लांट्स थे वो, लिया। हाँ, वो प्लांटी में आ गए और एनिमल्स एनिमलिया में आ गए। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो इन्होंने कर दिया, बट इट इज इनसफिशिएंट टू गैदर नॉलेज, क्योंकि प्लांटी में भी बहुत वैरायटीज पाई जाती हैं, ठीक है, एनिमलिया में भी पाई जाती है, लेकिन उन सब से भी बड़ा एक किंगडम था जिसके बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, दैट इज नथिंग बट फंगस, ठीक है। और एक और इसके बियॉन्ड था जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। तो लिनियस साहब का क्लासिफिकेशन अप टू मार्क नहीं था, तो इसलिए फर्दर क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो किंगडम लिनियस साहब ने कौन सा किंगडम या कौन सा क्लासिफिकेशन रखा, तो इनका जो मॉडल है वो टू किंगडम सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, प्लांटी और एनिमलिया। क्लियर? और इन्होंने 1758 में इस मॉडल को प्रपोज किया था। ये बात समझ में आ गई? एनी क्वेरी? यस सर। बराबर है बेटा। नाउ लुक एट द ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी जो मैंने अभी आपको बताया कि इन दिस क्लासिफिकेशन देयर इज नो रोल ऑफ बैक्टीरिया। हमने कहीं पर भी प्रोकैरियोट्स को यानी बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को जगह ही नहीं दी, ठीक है। और यूकैरियोट्स में भी जितने भी फंगस थे, मॉसेस थे, फर्न्स थे, इनको कहीं पर भी कोई प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाया। दूसरी चीज, it included the unicellular and multicellular organism in the same group। इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रॉपर्टीज, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रॉपर्टीज, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फिर भी उन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया। दैट इज एन अदर ड्रॉबैक, ठीक है। और तीसरी बात जो उन्होंने करी, दैट इज द they cannot differentiate the heterotropic and autotropic plants। यानी फंगस को जो अलग क्लासीफाई करके रखना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और ऑटोट्रॉपिक जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं रखा। दोनों में डिफरेंस होते हैं, लेकिन इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सभी को प्लांट के अंदर ही रख दिया। तो ये तीन ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिनको साइंटिस्ट ने आगे चलकर नोटिस किया और फर्दर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को कैंसिल कर दिया। आज के टाइम पर हम इसकी स्टडी नहीं करते। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट फेवरेट क्लासिफिकेशन। तो इस टाइम जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसको आर्यवेच व्हिटेकर साहब ने प्रपोज किया। नाम याद रखना, आर्यच व्हिटेकर। आर्यच व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। इस किंगडम सिस्टम की खास बात ये थी बेटा कि यहाँ पर जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म थे उनको सेपरेट स्थान दिया गया। दैट मीन्स जितने भी प्रिमिटिव काइंड के ऑर्गेनिज्म थे जिनको हम प्रोकैरियोट्स कह सकते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है ना, उन सबको उन्होंने मोनेरा किंगडम में डाल दिया, राइट। देन आफ्टर
ये मोनेरा भी कैसे होते हैं बेटा? सिंगल सेल। फिर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी सिंगल सेल्ड होते हैं बट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के साथ होते हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल्स को रख दिया। तो ये दो जो पहले के साइंटिस्टों ने नहीं किया था, वो क्लासिफिकेशन किया पहले। मोनेरा यानी बैक्टीरिया को अलग किंगडम दे दिया। प्रोटिस्टा जितने भी यूकैरियोटिक यानी मॉडर्न सेल वाले और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, उनको प्रोटिस्टा में सेपरेट किंगडम में रख दिया। देन आफ्टर ही पुट द न्यू किंगडम फंजाई। फंजाई ये ना तो प्लांट है ना तो बैक्टीरिया है, और ये अपना भोजन खुद भी नहीं बना सकते, यानी दे आर हेट्रोट्रॉप्स, और ज्यादातर ये डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको क्लासिफाई करना और सेपरेट किंगडम में डालना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो प्रिमिटिव या प्रीवियस साइंटिस्ट ने नहीं किया था। देन आफ्टर किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटी तो हम जानते ही हैं, जितने भी प्लांट्स आते हैं यानी ऑटोट्रॉप्स, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उनको हम कहते हैं बेटा ऑटोट्रॉप्स। तो ऑल ऑटोट्रॉप्स कम्स अंडर द प्लांटी, ऑल हेट्रोट्रॉप्स कम्स अंडर द एनिमेलिया। और जो सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, इनको फंगस कहते हैं, उनको किंगडम फंजाई में रख दिया। और प्रोटिस्टा में मॉडर्न सेल यानी यूकैरियोटिक बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को रखा। मोनेरा में ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, जो प्रिमिटिव काइंड के बैक्टीरिया थे, उनको इसमें रख दिया गया। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? यस सर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? All right. Now look at the basic phenomena कि क्लासिफिकेशन का बेस क्या लिया हमारे साइंटिस्ट मिस्टर R.H. व्हिटेकर ने। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो बेस लिया वो था सेल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जितने भी सिंगल सेल्ड थे उनको मोनेरा और प्रोटिस्टा में ही रखा। थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी को डिफरेंशिएट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसको भी इन्होंने ध्यान में रखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स हैं या हेट्रोट्रॉप्स हैं, इसका भी उन्होंने ध्यान रखा क्लासिफिकेशन करते वक्त। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी उन्होंने स्पेस दिया कि वो आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज आल्सो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी वो अपने पूर्वजों से कितना मैच करते हैं या कितना डिफरेंट है। इन सारे फैक्टर्स को उन्होंने बेस बनाकर क्लासिफिकेशन को परफॉर्म किया। क्लियर? तो 5 थिंग्स आर देयर: सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन 5 फैक्टर्स को लेकर क्लासिफिकेशन को परफॉर्म किया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तैयार किया: किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्लियर? यस सर। ऑल राइट, गुड। Now look at these 5 characteristics of 5 kingdom. जो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने फॉलो किए उनके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पर।
इस चार्ट में सारी चीजें रिवील कर दी गई हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, सेल टाइप। सेल टाइप्स में जो मोनेराज हैं, मोनेरा कैसे होते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक। आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं? नो सर। किसी को आइडिया सर है? द न्यूक्लियस सर जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहता है। राइट। जिसको नहीं पता मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यस सर, और सब प्रोकार्योटिक। राइट। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस बॉडी में बिखरे होते हैं, कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता जिसको हम न्यूक्लियस कह सकते। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस कैसा होता है? बॉडी में बिखरा होता है और वेल डिफाइंड नहीं होता। यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है और जो जेनेटिक मटेरियल है जिसमें आरएनए, डीएनए सभी पाए जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर चैम्बर यानी एक सर्कल के अंदर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर? सभी को? यस सर। ऑलराइट। तो मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? एक तो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, दूसरे इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज, सॉरी, नॉन सेलुलोजिक। ये पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं और इनमें एमिनो एसिड भी पाया जाता है। तो पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, दैट मीन्स प्रिमिटिव काइंड। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यानी पूरी बॉडी कितने सेल से मिलकर बनी होती है? यहाँ पर एक ही सेल पाया जाता है, यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए कि वो अपना भोजन कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स भी मिलते हैं, कीमोट्रॉप्स यानी कीमोसिंथेटिक करने वाले, और हेट्रोट्रॉपिक, ये तीनों मिल जाते हैं। ऑटोट्रॉप का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद ही बना सके, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, तो वो ग्लूकोज उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप जो कुछ भी खाते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट ही तो है, चाहे वो राइस हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो आप वेजिटेबल्स खाते हैं, दीज आर प्लांट प्रोडक्ट। और ये प्लांट प्रोडक्ट आप खा सकते हैं, आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। बट कोई भी ऐसी सिंथेटिक चीज आप मार्केट से खरीद कर खाएं तो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सिंथेटिक बात कर रहा हूं, जो नॉन प्लांट प्रोडक्ट हो, जो प्लांट से प्रोड्यूस ना हो। दैट मीन्स कि जो भी एंजाइम्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स में कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना लेते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। और बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्शन कॉज करके पैरासिटिक फॉर्म में जाकर न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं। क्लियर? तो मोनेरा में 3 तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है। एक तो ऑटोट्रॉप्स यानी सेल्फ प्रिपरेशन, दूसरा पाया जाता है हेट्रोट्रॉप्स यानी ये किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें भी 2 तरीके हैं, एक तो सैप्रोफिटिक
यानी डेड ऑर्गेनिज्म से, या फिर पैरासिटिक कंडीशन में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाकर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हो गई मोनेरा की प्रॉपर्टीज। अब आते हैं प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा भी बेटा यूकैरियोटिक होते हैं, यानी मॉडर्न होते हैं, और यहाँ पर जो लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड की पाई जाती है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर ग्रेड होता है, यानी यहाँ पर भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी आसानी से अपना भोजन बना पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जो पैथोजेनिक भी हो सकते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। नाउ फंगस। फंगस ये बेटा मॉडर्न सेल में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी है कि मोनेरा को छोड़कर जितने भी दूसरे किंगडम में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी या फिर एनिमेलिया, उन सभी में जो सेल है वो डेवलप है, यानी यूकैरियोटिक टाइप की है। सिर्फ मोनेरा के जो किंगडम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं बेटा? प्रिमिटिव काइंड के या प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी consist of modern cell. That means eukaryotic cells. Clear? सेल वॉल की बात करें तो फंगस में सेल वॉल पाया जाता है और ये बना होता है काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स का। राइट? प्लांटी में भी पाया जाता है, आप सभी जानते हैं, सेलुलोज। ये प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। लेकिन एनिमेलिया में कभी भी कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं पाई जाती, सिर्फ एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉप सर। नहीं नहीं, प्रोटेक्टिव लेयर। सेल के चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है ना, प्रोटेक्टिव लेयर, इन द केस ऑफ एनिमेलिया, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस। प्लांट में तो सेलुलोज पाया जाता है जो प्रोटेक्शन करता है, लेकिन एनिमल सेल में जो प्रोटेक्शन करता है वो एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वो बस एक कवरिंग जैसा है जिससे कि हमारा साइटोप्लाज्म अंदर रहे, बाहर ना निकल सके। क्लियर? तो एनिमल सेल में कोई खास प्रोटेक्शन नहीं पाया जाता। नाउ लुक एट द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्योंकि ये मॉडर्न सेल है तो यहाँ पर भी पाए जाते हैं, फंगस में भी प्रेजेंट होता है, प्लांटी में भी पाया जाता है बेटा, और एनिमेलिया सेल में भी क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बराबर। देन आफ्टर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोटिस्टा और मोनेरा में आते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं, यानी आसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लेकिन फंगस के केस में ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांटी के केस में ये टिश्यू ग्रेड हो जाते हैं या फिर ऑर्गन ग्रेड कह सकते हो। पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है और ये वेल डेवलप होता है इन सच अ वे कि ये मिलकर कोई एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको ऑर्गन भी कह सकते हैं। एनिमेलिया में तो बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, है ना, और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमंस और मैमल्स के केस में ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम सभी कैसे बेटा? ऑर्गन ग्रेड एनिमल्स, या हमारे में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड लेवल पाया जाता है। और फूड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ
इनमें फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया में सिर्फ और सिर्फ प्लांटी ही एक ऐसा किंगडम है जो अपने फूड को सिंथेसिस करता है और बाकी सभी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। फंगस कभी भी अपना भोजन नहीं बना सकते, ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। प्लांट्स में सिर्फ क्लोरोफिल पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए जो एनिमल सेल है वो हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं और ये अपना भोजन खुद सिंथेसाइज नहीं करते। दैट मीन्स दे डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स ओनली। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो दीज आर 5 फैक्टर्स। फर्स्ट है सेल टाइप, सेकंड है सेल वॉल, थर्ड है न्यूक्लियर डिवीजन, फोर्थ है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्हीं 5 चीजों को लेकर RH व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन को परफॉर्म किया या क्लासिफाई किया पूरे लिविंग वर्ल्ड को। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, याद रहेगा। यस सर। ऑलराइट, अब आता है फर्स्ट किंगडम, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं या फिर मोनेरा कहते हैं। मोनेरा इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं इस किंगडम के अंतर्गत या इस किंगडम के अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम ओपन आई से नहीं देख सकते, इसीलिए क्लासिफिकेशन में अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि किसी ने बैक्टीरिया को डिस्कवर नहीं किया था, बैक्टीरिया को फाइंड आउट नहीं किया था, तो उसको क्लासिफाई करना भी पॉसिबल नहीं था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और हमें पता चलने लगा कि डिफरेंट बीमारियों के लिए, डिफरेंट डिजीज के लिए, डिफरेंट टाइप के लिए के बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, तो हमने बैक्टीरिया को भी आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया। तो मोनेरा इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दिस ग्रुप, इन दिस किंगडम। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और नहीं दिखाई पड़ते, और लोगों को भी पता नहीं चलता कि हमारे आजू बाजू कितने माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, इसलिए इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बट साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा अगर किसी की पॉपुलेशन है, किसी की क्वांटिटी है, किसी के नंबर ज्यादा हैं, तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा यानी इनॉर्मस पाए जाते हैं और ये कहीं भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आप मिट्टी उठाते हैं अपने हाथ में तो उसमें सैकड़ों की संख्या में बैक्टीरिया मिल जाते हैं, सैकड़ों की संख्या नहीं, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया। जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना तो हर मिनट ब्रीदिंग के थ्रू भी हम एज पर एस्टिमेट ऑफ द साइंटिस्ट करीब करीब 2 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहेल और एक्सेल करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एवरी टाइम वी इनहेल अप्रोक्सीमेटली 2 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, या छोटे और ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर लेते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, अगर टेम्परेचर 80 डिग्री, 90 डिग्री या उससे भी ज्यादा है तो भी ये आसानी से वहां पर सरवाइव कर जाते हैं। तो बैक्टीरियाज आर फाउंड इन एवरी कंडीशन। ये हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं,
डेजर्ट कंडीशन में भी पाए जाते हैं, स्नो में भी पाए जाते हैं यानी जहाँ पर बर्फ होती है, और ओशन में भी पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर omnipresent, हर कहीं पाए जाते हैं। इवन सर हाँ सर मैं पूछ रहा था यस बेटा। सर Yes, ऐसा sir. कोई बैक्टीरिया सर ऐसा कोई सर बैक्टीरिया है क्वेश्चन है जैसे कोई? हाई टेम्परेचर सरवाइव कर सकते हैं? हेलो We got disconnect due to certain problem. मैं आपको बता रहा था कि पैरासाइट्स आर फाउंड, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो बेटा। सर पूछ रहे थे कि सर ऐसा कोई बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर सके? हाँ बिल्कुल। ओके सर फिर भी कितना सर उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा सर? देखो बेटा, हाई टेम्परेचर पे ये 80-90 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट है तो भी सर्वाइव कर लेते हैं। हाईली ओके सेलाइन कंडीशन है, यानी जहां पर आमतौर पे दूसरे बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, यानी वहां पर यस वाटर बॉडी से निकल जाए, वहां पर भी सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। वो प्रिमिटिव काइंड के बैक्टीरिया कहलाते हैं। और जो हमारे बॉडी के आसपास रहते हैं या हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनको हम कहते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। तो याद रखो, जितने भी एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, वो सब कैसे होते हैं बेटा? प्रिमिटिव काइंड के, वो हमारे आजू बाजू यस नहीं पाए जाते। चलो नेक्स्ट पॉइंट। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे हैं जो पैरासिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। आपको कोई डिजीज होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है। जैसे टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, या फिर कोई और डिजीज हुई, तो कोई ना कोई बैक्टीरिया या कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है। ठीक है ना? नाउ लुक एट द डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो नोन वैरायटीज है कि वो कितने टाइप के पाए जाते हैं, ये आपके सामने है। एक तो ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में पाए जाते हैं, सर्कुलर इन द सेंस स्फेरिकल, इनको हम कहते हैं कोकस। दूसरे जो पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं रॉड से, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। उसके बाद आता है विब्रियम। ये कैसे होते हैं? कॉमा शेप, देखने से लग रहा है ना कॉमा, इनको हम कॉमा शेप्ड कहते हैं। इसके बाद आते हैं स्पाइरुलम। स्पाइरुलम कैसे होते हैं? स्पाइरल शेप, सर नहीं इस तरह से स्पाइरल फैशन में पाया जाता है। कॉमा जैसे आप लोग लगाते हैं, इस तरह से कॉमा, कॉमा शेप। तो ये 4 बेसिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के। ये 4 ही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक तो स्फेरिकल यानी राउंड राउंड, दूसरा होता है बैसिलस जो कि रॉड शेप्ड होता है, तीसरा होता है विब्रियम जिसे हम कॉमा शेप्ड कहते हैं, और चौथा होता है स्पाइरुलम यानी स्पाइरल्ड फैशन में, जैसे स्प्रिंग होता है
वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। क्लियर है? सर समझ में आ गया बेटा? यस ये सर। सारे शेप आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें कुछ शेप ऐसे होते हैं तो ये चार ही बेसिक, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं जो ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो सिंगल होते हैं, तो उनका नाम भी ऐसे ही रखा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बैक्टीरिया है एग्जाम्पल में आपके सामने, उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। ये कोकस है, लेकिन दो कोकस आपस में मिले होते हैं, यानी मल्टीपल होते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी है। ये वो बैक्टीरिया है जो टिटेनस कॉज करता है। टिटेनस एक डिजीज का नाम है जिसमें मस्कुलर स्पैस्म हो जाता है, यानी जो मसल्स हैं वो अकड़ जाते हैं, अकड़न से आ जाती है। उसी को टिटैनी कहते हैं। किसकी वजह से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ये देखो, ये वाला जो बैक्टीरिया है ये टाइफाइड कॉज करता है। आपने नाम सुना होगा मलेरिया टाइफाइड के केसेस, तो उसके लिए ये जिम्मेदार होता है, जिसको हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। और ये देखो, ये अजीब सा जो बैक्टीरिया दिख रहा है, ये कॉलरा डिजीज कॉज करता है। समर सीजन में कॉलरा डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्टेड वाटर से, फूड से आसानी से ह्यूमन बॉडी में आता है और डिजीज कॉज करता है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है और ये काफी खतरनाक भी होता है। आपने ये कॉमन नेम सुने होंगे, कॉलरा, टाइफाइड, या फिर टिटनेस, या निमोनिया हो जाना। तो ये सभी बैक्टीरिया का शेप आप देख सकते हो कैसे है। ये कोकस टाइप, ये रॉड शेप, ये भी इलांगेटेड ही है, बट इनके चारों तरफ बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं। नाउ लुक एट द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। एक नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया की कि क्या क्या इसके अंदर मौजूद होते हैं। नाउ लुक एट दिस, होल बॉडी इज कैप्सुलेटेड। पूरे बॉडी के चारों तरफ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दिख रहा है आप सभी को? कैप्सुलेटेड होता है, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वॉल आती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेल वॉल। यानी वो रिजिड वॉल होती है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद आती है नेक्स्ट, जो थर्ड लेयर है, उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर आपको राइबोसोम, प्लाज्मिड और दूसरे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और ये जो इलांगेटेड स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिलम। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लैजिलम? सुंदरम, पायल, क्या फंक्शन होता है फ्लैजिला का बेटा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लैजिलम?
पायल, आर यू देयर बेटा? ये सर किसी सर आप सर क्या पूछ रहे थे? मैंने पूछा बेटा कि जो यहाँ पर फ्लैजिला दिख रहा है उसका रोल क्या होता है बैक्टीरिया की बॉडी में? फ्लैजिला, ये मैंने आपको सर दिखाया ना। सर सेल लोकोमोशन। सेल नहीं है पूरी, ये तो बॉडी है, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है। तो आप ये कह सकते हो कि इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन और मूवमेंट। तो फ्लैजिला की मदद ओके। से पूरा बैक्टीरिया मूव कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चर मूविंग के लिए पाए जाते हैं, राइट। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, जिसमें आपको कैप्सुलेटेड वॉल मिल जाते हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं। उसके नीचे पाई जाती है सेल वॉल, फिर उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कितना प्रोटेक्टेड रहता है, इसीलिए जल्दी से ये डैमेज नहीं होता और इन्फेक्शन कॉज कर लेते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियाइड है, ये वाला हिस्सा आप दिख रहा है, इसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये डीएनए है जो कि ओपनली पाया जाता है, खुला रहता है, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ पाया नहीं जाता। और इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, और सिंपल काइंड का और सिंपल टाइप ऑफ एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करके वो अपनी लाइफ साइकिल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं या तो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या फिर किसी ना किसी के बॉडी को इन्फेक्ट करके पैरासिटिक कंडीशन में वो सरवाइव करके अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। तो ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉप, ठीक है। दैट मीन्स दे डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होकर, वो पैरासिटिक कंडीशन भी हो सकती है या सैप्रोफिटिक कंडीशन भी हो सकती है, और इस मीडियम से वो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? ये सर। ओके। तो आप अभी थोड़ी देर पहले मेरे से आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं या नहीं होते। तो ये देखो बेटा, अभी यहाँ पर स्टार्ट किया है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, आपके क्वेश्चन का आंसर। तो बैक्टीरिया बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक बैक्टीरिया वो होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, उनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। इनको हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं या फिर एंशियंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर एक्सट्रीम कंडीशन हो। एक्सट्रीम का मतलब ये है कि जहां पर नॉर्मल बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकते, वहां पर ये सर सरवाइव हाई कर देते हैं। टेम्परेचर। जैसे हेलोफाइल्स, ये हाईली एसिडिक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। थर्मो एसिडोफिल, ये हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक मीडियम में। हेलोफाइल साल्टी मीडियम में। और मेथनोजेंस, जहां पर मीथेन गैस होती है, वहां पर सरवाइव करते हैं, जबकि नॉर्मल बैक्टीरिया ऐसी जगहों पर नहीं पाए जाते, राइट। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? आर्की बैक्टीरिया और एंशिएंट बैक्टीरिया। तो ये हमारे आसपास भी नहीं पाए जाते बेटा, तो इसलिए हमें इनसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती। तो आर्की बैक्टीरिया आर सेफ फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर नॉट फाउंड अराउंड द एनवायरमेंट। ये हमारे आजू बाजू कहीं पर भी नहीं होते। अब आते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया, जिसको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। एंड दीज बैक्टीरिया फाउंड अराउंड अस। इनको हम फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स।
ऑटोट्रॉप्स का मतलब दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो उसमें दो तरीके के बैक्टीरिया आ गए, एक तो जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, इनको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कह सकते हैं या ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं, और दूसरे जो केमिकल मेथड से फूड सिंथेसिस करते हैं उनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ये डिपेंड होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फॉर द फूड। तो इसमें भी दो कैटेगरी है, एक बेटा पैरासिटिक और दूसरा सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक का मतलब दे आर फाउंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट भी हो यस सकते हैं या एनिमल भी हो सकते हैं, बट वो लिविंग होने चाहिए, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिज्म, जो अलाइव ना हो। तो ये सड़े गले पदार्थों पर जैसे फूड प्रोडक्ट है या फिर डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स रिमेन है, उनके ऊपर ग्रो करते हैं और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सभी को क्लियर है बैक्टीरिया? यस सर। आसानी से समझ में आ गया ना? यस सर, वो सर ऑटोट्रॉप्स का सर, बाकी दो बैक्टीरिया से वो नहीं समझ आया। बाकी नहीं आए यानी कीमोसिंथेटिक नहीं आया? यस सर, यस ये दूसरा है। ओके। कीमोसिंथेटिक का मतलब ये है कि बेटा जो केमिकल्स का इस्तेमाल करे, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सल्फर से एनर्जी गेन करते हैं। आयरन बैक्टीरिया होते हैं तो वो आयरन को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए। तो जो केमिकल मेथड से अपनी एनर्जी, अपनी ये जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो एब्जॉर्ब करें या सिंथेसाइज करें, तो इनको हम कीमोसिंथेटिक कहते हैं। जबकि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज द नॉर्मल, क्योंकि ये प्लांट में भी पाया जाता है और कुछ बैक्टीरिया करते भी हैं। तो अगर वो फोटोसिंथेसिस यानी सोलर एनर्जी से फूड की सिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेटिक। केमिकल मेथड से करता है, आयरन है, सल्फर है या दूसरे केमिकल से वो लिटिल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है सर्वाइवल के लिए, तो उसे हम कीमोसिंथेटिक कहते हैं, है ना। यस सर। और दूसरा हेट्रोट्रॉप में मैंने आपको बता दिया कि ये फूड बनाते ही नहीं, ये हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। यस सर। डिपेंडेंसी दो तरीके की हो सकती है। अगर लाइव एनिमल के अंदर है तो उसे हम पैरासिटिक कहेंगे, और डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर है तो उसे हम सैप्रोफिटिक कह सकते सैप्रोफाइटिक। हैं। ऑलराइट, so this is all about the types of bacteria का classification। और now look at the archaebacteria in detail। अब हम धीरे धीरे आर्की को फिर से समझने की कोशिश करते हैं, इनकी लोकेशन पता करते हैं कि कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये हमेशा कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम हैबिटेट, जहां पर दूसरे बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। ठीक है, क्योंकि यस। एवोल्यूशन के टाइम पर पहले वायरसेस आए बेटा, वायरसेस के बाद बैक्टीरिया आए। लेकिन आपने इस पूरे क्लासिफिकेशन में देखा होगा कि हमने वायरस के लिए कोई जगह नहीं रखी। क्यों? क्योंकि वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं करते, राइट। लेकिन यस सर। इसके पीछे क्या रीजन है कि हम वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते, जबकि अभी आप देखो तो कोरोना वायरस ही है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। तो कुछ ऐसे फीचर्स है, जैसे हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना स्टार्ट किया था, कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिसमें रिस्पायरेशन है, लोकोमोशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ठीक है, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें पाई जाती हैं।
लेकिन वायरसेस में ये सारी चीजें फॉलो नहीं होती, और इसीलिए हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट नहीं करते। और आपने देखा इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी हमने बैक्टीरिया को तो जगह दी, वायरसेस को नहीं दी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो भी लिविंग के फीचर्स फॉलो करते हैं, पूरी तरह से हम नहीं कहते, लेकिन जैसे उनको लिविंग सेल्स मिल जाते हैं या ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं या फिर प्लांट मिल जाते हैं, वो उनकी बॉडी में अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फीचर मैच करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बाकी दूसरे फैक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं करते। इसीलिए इनको हमने सेपरेट किंगडम या सेपरेट क्लास बना रखा है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वायरस की स्टडी करते हैं, उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। और आज के टाइम पर ये काफी प्रोमिनेंट हो चुका है, बहुत फेमस ब्रांच है जहाँ पर वायरस की स्टडी की जाती है। अब आती है बैक्टीरिया की बात। आर्की बैक्टीरिया मैंने आपको बताया एक्सट्रीम कंडीशन में पाई जाती है, जैसे बहुत ज्यादा साल्टी एरिया हो तो वहां पर भी पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? हैलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग में जो पाए जाते हैं उनको हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। और जो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर मीथेन गैस रिलीज होती है, मीथेन काफी खतरनाक गैस है, वहां पर दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते, बट ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम मिथेनोजेंस कहते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि ये हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर एक्सट्रीम कंडीशन हो और ये सरवाइव कर ले जाते हैं? इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेल वॉल। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से एडॉप्टेड है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन को आसानी से टॉलरेट कर लेता है, सह लेता है, और इसीलिए बैक्टीरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बात समझ में आ गई? यस सर। नाउ मिथेनोजेंस आर फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे काउज है, बुफेलोज है, उनके गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है, वहां पर ये मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और मेथेनोजेंस बैक्टीरिया मीथेन गैस का भी प्रोडक्शन करते हैं, राइट? So this is all about the archaebacteria and their locations. They are found in the extreme condition only. Clear? यस सर। Next. मैंने आपको बताया यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है? यही मॉडर्न बैक्टीरिया है, इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनकी सेल वॉल पाई जाती है, रिजिड होती है, इनमें फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। अगर मोटाइल बैक्टीरिया है तो फ्लैजिला उसमें होता ही है। और इसमें दोनों तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक तो वो जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और दूसरा जो कीमोसिंथेसिस यानी केमिकल सिंथेसिस के थ्रू अपनी लाइफ साइकिल को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो ट्रू बैक्टीरिया किसको कहते हैं बेटा? यू बैक्टीरियंस को। ये ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं। और इनकी सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है। इनमें फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक मेथड से अपने लिए एनर्जी डेवलप करते हैं। क्लियर? और दूसरे यस सर। बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये सभी बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर सरवाइव करते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यू बैक्टीरिया तक हमने स्टडी करी है। नेक्स्ट क्लास में हम यू बैक्टीरिया को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सर
सर एक डाउट था बोले बेटा। ओके सर, सर। ये सर दूसरे चैप्टर से है सर न्यूट्रिशन चैप्टर से। हाँ हाँ, न्यूट्रिशन। सर ये सर पूछना था सर, द मस्कुलर रिंग्ड वाल्व बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये बेटा आप डाइजेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ये से, राइट? सर ये एक्चुअली सर हम लोग का न्यूट्रिशन चैप्टर में रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सभी उसमें दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। Yes, ऑलराइट, sir. तो मेरा ये एस्पेक्ट है कि जो चैप्टर चल रहा हो आप उसके रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर कर लो, और वो चैप्टर जब मैं चलाऊंगा तो वहां पर वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, जिससे ओके बाकी सर स्टूडेंट को भी। एक्चुअली सर वो सर टेस्ट चल रहा था इसलिए सर पूछ रहे थे। तो एक बार फिर से पूछो क्या क्वेश्चन है, तो मैं आपको हेल्प कर सर देता हूँ। ओके सर द मस्कुलर रिंग्ड वाल्व बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक इज नोन एज। स्टमक और ईसोफेगस के सर बीच में जो रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, राइट? यस सर दैट इज द क्वेश्चन। यस ऑलराइट, यस सर मैं उसको आपको डायग्राम दिखा के बता देता हूँ जिससे कि क्लियरिटी हो ओके जाए। सर हम नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट। हाँ बिल्कुल बेटा, इनका जो डाउट है मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बाकी लोग आप जा सकते हो, है ना? गुड नाइट बच्चों, और नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, है ना? गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, टेक केयर, बाय। नाउ लुक एट दिस बेटा, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ईसोफेगस यस और सर स्टमक। तो स्टमक ये हिस्सा है, ईसोफेगस ये हिस्सा है, और इनके बीच में जो पाया जाता है ना उसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्फिंक्टर। क्लियर? सर ऑप्शन में सर फाइलोनिक स्पिंक्टर दिया है, डियोडिनल स्पिंक्टर दिया है, बेटा जूनियल स्पिंक्टर दिया है सर, लोअर ऐसा कुछ। पाइलोरिक तो लास्ट में पाया जाता है, स्टार्टिंग की बात कर रहे हो ना, फूड पाइप जिसे ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगल और स्टमक के बीच में जो पाया जाता है उसको ईसोफेगल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, या फिर गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं। सर सर हम लोग सर गैस्ट्रो की जगह हम लोग लोअर नहीं लगा सकते सर? ऑप्शन में लोअर इसोफेगल दिया हुआ है सर। बेटा हाँ, हाँ ईसोफेगल है तो चलेगा, अगर ईसोफेगल है तो चलेगा, ओके सर और पाइलोरिक सर हम नीचे आपको पाया जाता है। सर आपको सर क्वेश्चन दिखा रहे हैं सर, एक मिनट। ओके, ये सर एक मिनट, ये सर ये था क्वेश्चन सर। सर ऑप्शन बेटा क्वेश्चन इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा है। सर भी सर एक बार फिर से देख लीजिए। कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ गया ना इंस्फिंक्टर के बारे में। अगर ईसोफेगस है तो ये ऊपर पाया जाएगा स्टमक, और ईसोफेगस को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है जिसे ईसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं, और स्टमक के आखिरी में जो पाया जाता है उसको पाइलोरी कहते हैं। ओ ये सर वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर, लोअर इसोफेगल सर, बस मिल गया बस, सर हाँ वो ठीक है ना, डायग्राम के सामने। यस यस क्लियर है? सर। ओके ओके, सर। यस सर। ऑलराइट, थैंक यू सर। हाँ वेलकम बच्चों, और गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट सर। बाय यस बेटा, सर। यस सर, हैव अ नाइस। थैंक यू।